नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मॉन्स्टर क्लासेस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये सेकंड वीडियो है जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीसीएस इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर पहला वीडियो इस सीरीज़ का नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए तो ईजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statements about Committee on Public Undertaking. The Committee on Public Undertakings is a parliamentary committee consisting of 22 members, 15 of whom are elected by the Lok Sabha and 7 are nominated from the Rajya Sabha. ये statement जो है बिल्कुल ही सही है। The chairman is appointed by the speaker from amongst the members of the committee. तो ये भी statement सही है। The term of the committee does not exceed 3 years. तो 3 ईयर नहीं होता है, एक ही साल होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी, एक स्टैंडिंग कमेटी है, कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स जो कि लोकसभा से सिलेक्टेड होते हैं और सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होते हैं एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा जो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो और जो लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं वो किस तरह से होता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो पब्लिक जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इसका काम है फॉर एग्जामिनिंग द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, जो पीएसयूज हैं उनके रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स एग्जामाइन करना। फिर अलॉन्ग विद द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड एस्टीमेट कमिटी और पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज हैं इंडियन पार्लियामेंट के। और एक मिनिस्टर जो है वो नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी। ठीक है। और अगर कोई मिनिस्टर, अगर कोई मेंबर है कमेटी का, वो बाद में मिनिस्टर बन जाता है तो उसे वैकेट करना पड़ता है कमेटी मेंबर के पोस्ट से। और जो टर्म ऑफ द कमेटी है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होती। हर साल न्यू कमेटी फॉर्म होते हैं, न्यू मेंबर्स होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Which article of the Indian Constitution deals with the privileges and powers of the parliamentarians? Article 100, Article 105, Article 109, Article 108। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 105 of the Constitution deals with the power, privileges, etc. of the houses of the Parliament and the members and the committee thereof also। और इसमें क्या है, तो 4 क्लॉजेस हैं कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट्रियंस है या मेंबर्स है। फिर नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन हिम और हर इन द पार्लियामेंट। फिर नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू द पब्लिकेशन बाय or under the authority of either house of the parliament of any report, paper, votes and proceeding। तो ये 3 क्लॉज तो है। और जो चौथा क्लॉज है, such powers and privileges and immunities may from time to time be defined by the parliament by laws। तो ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। जो above provisions है वो shall apply to the persons who have the right to speak or take part in the proceedings of the house of the parliament and the committee। तो जो जिनके पास अधिकार है राइट टू स्पीक या पार्ट प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का, उन्हीं के लिए ये सारे क्लॉज लागू होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। What are the conditions laid by the Election Commission of India for a party to become a national party? तो ये क्वेश्चंस जैसे जिस तरह से आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया और बहुत सारे जो पुराने पार्टी से जैसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, इनको नेशनल पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। तो हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए कौन कौन से क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी कहलाने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पार्टी सिस्टम है। जैसे स्टेट पार्टीज होती है, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती है, उसी तरह से नेशनल पार्टीज भी है। तो नेशनल पार्टीज गिने चुनिंदा है तो उनके क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 6 और मोर स्टेट्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 6 नहीं होगा, 4 और मोर स्टेट होगा। If its candidates polled at least 6% of the total valid votes in any 4 or more states in the last Lok Sabha or Assembly election and had at least 4 MPs in the last Lok Sabha polls, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है।
फिर इफ इट हैज वोन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3 ओनली। तो ये दोनों क्राइटेरिया तो है ही, साथ में जो क्राइटेरिया है वो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट होना चाहिए, और पार्टी में गेन और लूज नेशनल पार्टी स्टेटस फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ द लेड डाउन कंडीशन। तो ये कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए हमेशा। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगे तो नेशनल पार्टी के दर्जे से हटा दिया जाएगा। तो ये कैसे होता है? तो एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल 2019 हैंडबुक। तो ये जो प्रोविजन है, इसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसिडर्ड नेशनल पार्टी। ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो नेशनल पार्टी इंडिया में है वो है आम आदमी पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल पीपल पार्टी। यही हमारे नेशनल पार्टीज है एट प्रेजेंट। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एक्ट, जिसे पेसा एक्ट ऑफ 1996 कहा जाता है। This act was enacted by the center to ensure self-governance through Gram Sabhas, that is village assemblies for people living in the scheduled areas. ये statement बिल्कुल सही है। It recognizes the right of tribal communities resident of the scheduled areas to govern themselves through their own system of self-government and also acknowledge their traditional rights over their natural resources. तो जो उनकी traditional rights है natural resources, let's suppose अगर उनके ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया में कोई माइनिंग कोई माइनिंग एक्टिविटीज सब जैसे कि मिनरल्स डिस्कवर हो जाते हैं, तो ये सारे जो इसका क्या करना है मिनरल्स का, वो कौन डिसाइड करेगा? तो ग्राम सभा ही सब कुछ डिसाइड करता है। पीसा empowers gram sabha to play a key role in approving development plans and controlling the social sector। तो ये सारे काम ग्राम सभा ही के अंडर आता है। फिर ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेट गवर्नमेंट्स अमेंड देयर रेस्पेक्टिव पंचायती राज एक्ट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज एक्ट अमेंड करती है विदाउट मेकिंग एनी लॉ दैट वुड बी इनकंसिस्टेंट विद द मैंडेट ऑफ द पीसा एक्ट। तो ऐसा एक्ट नहीं लाना चाहते हैं जो पीसा एक्ट को इफेक्ट करें। तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1 2 3 4 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है? तो प्रोमोट सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1992 में। थ्रू दिस अमेंडमेंट क्या हुआ? 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लागू किया गया इंडिया में। और आफ्टर द भूरिया कमेटी रिकमेंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमेटी जानना, भूरिया कमेटी रिकमेंडेशन ऑफ 1995, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जिसे पीसा एक्ट ऑफ 1996 केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसका मेन जो एम था फॉर इंश्योरिंग ट्राइबल सेल्फ रूल फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है। तो सेल्फ रूल को प्रमोट करने के लिए ट्राइबल एरियाज ऑफ द ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया ऑफ द इंडिया। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अबाउट द लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट 2013। The act provides for establishing a Lokpal headed by a chairperson who is or has been Chief Justice of India or is or has been Judge of the Supreme Court or an eminent person who fulfills eligibility criteria as specified। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। The Lokpal's jurisdiction involved inquiry into allegations of corruptions against current or former prime minister। तो ये पावर होती है लोकपाल के पास में। यूनियन मिनिस्टर एंड एमपी एंड ऑफिशियल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द ग्रुप ए बी सी एंड डी। तो ये लोकपाल के अंडर जुरिस्डिक्शन है। हर स्टेट का लोकायुक्त के अंदर भी जुरिस्डिक्शन होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर को कोई करप्शन केस में भी ये है, काम कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल जो यूनियन लेवल पे होता है, और लोकायुक्त जो स्टेट्स लेवल पे होती है। दिस इंस्टीट्यूशन है स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है। और दे परफॉर्म द फंक्शन सिमिलर फंक्शन जो ombudsman परफॉर्म करते हैं, एंड इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। जो पब्लिक फंक्शनरीज जैसे जिस तरह से
प्राइम मिनिस्टर हो गया या कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो गया या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द ग्रुप ए बी सी एंड डी, तो उनके खिलाफ में कोई भी करप्शन से रिलेटेड कार्रवाई कर सकते हैं लोकपाल। और सिमिलरली स्टेट में लोकायुक्त ये हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टार्ट क्वेश्चंस आर आंसर्ड थ्रू रिटन रिप्लाईज व्हिच आर प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑन द हाउस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये ओरली होता है। अनस्टार्ट क्वेश्चंस आर आंसर्ड ओरली, तो ये इंटरचेंज हो गया, ये रिटन रिप्लाईज होगा अनस्टार्ट क्वेश्चन का, स्टार्ट क्वेश्चन जो होगा ओरली होता है ऑन द फ्लोर, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर इन रिगार्ड टू मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर कोई अर्जेंसी है तो ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट क्वेश्चंस आर answered orally on the floor of the house and with reference to the reply given, members can be entitled to ask supplementary questions start questions में ask किया जा सकता है। Unstart question जो है वो written replies, they call for written replies which are placed on the table of the house and no supplementary are asked in respect ऑफ सच रिप्लाईज, तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं आस्क किया जा सकता। तो जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, these may be put only in regard to matters of public importance of urgent character at short notice, अगर कोई urgent मैटर है जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है तो ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। देन प्रोवाइड फॉर द रूल्स टू हाउस एंड आंसर ओरली एज स्टार्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर जो होगा वो ओरली होगा जिस तरह से स्टार्ट क्वेश्चन को आंसर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हु लॉन्च्ड द डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डिजिटल डिवाइड? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन यूनियन ने ये लॉन्च किया। द यूरोपियन यूनियन हैज लॉन्च्ड अ डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल फॉर secure, safe and sustainable digital transformation that puts people at the center. People at the center, people centric है, in line of the जो यूरोपियन यूनियन के कोर वैल्यूज एंड फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑन डिजिटल डिवाइड लॉन्च किया गया है टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, सपोर्ट डेमोक्रेसी को और प्रमोट करना एंड एंश्योर अ फेयर एंड सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो सके। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं। Hyderabad declaration was recently in the news. It was adopted for next generation administrative reforms for bringing citizens and government closer was the focus of the conference deliberations। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नेंस ये नहीं है, डिजिटल राइट भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर बिल्डिंग कोलैबोरेशन विद द यूनियन एंड द स्टेट, तो ये बहुत मोर और लेस सिमिलर टाइप का ऑप्शन है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया collaborated with the government of Telangana organized an 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस एट हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुई थी। और इसका मकसद क्या था? एज इंडिया सेलिब्रेट, हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एज आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी gave a clarion call for the adoption of next generation administrative reforms for bringing citizens and government closer with the focus and conference deliberation। इसमें मोदी जी का कहना यह था कि मोर ट्रांसपेरेंसी लाया जाए और गवर्नमेंट और जो मिनिमम गवर्नेंस हो और मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट मिले, लोगों को हेल्प मिले और लोगों का काम हो सके। तो एक क्लोजर रिलेशनशिप बनाने की बात कही गई है बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द गवर्नेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।